नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि पहले के जैसे आज का मार्केट इतना छोटा नहीं है कि हम सारे कस्टमर तक डायरेक्ट जाके अपनी जो गुड्स है वो सेल कर सकें। आज के टाइम पे मार्केट का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे कस्टमर भी बहुत वाइड एरिया में फैले हुए हैं। सिर्फ एक ही कंट्री में हमने अपने प्रोडक्शन को नहीं सेल करना होता, फॉरेन में भी हमारे गुड्स के जो कस्टमर हैं वो होते हैं। तो हर एक जगह पे जाके उनको डायरेक्ट सेल करवाना हमारे लिए इतना इजी नहीं है। हम ये चीज़ कर भी सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल बात ये नहीं है कि हम फॉरेन में जाके कैसे अपने जो गुड्स है उसको सेल करवाएंगे। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम दूसरी कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन कर लें, वहीं पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांच है वो ओपन कर लें। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में ये होंगे, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। अभी हमारे बिजनेस का लेवल कि छोटा तो नहीं है, क्योंकि हमारे कस्टमर फॉरेन में भी हैं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि हम वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच ओपन करें। मीडियम लेवल पे अभी हमारा हमारा जो बिज़नेस है वो काम कर रहा है। तो इस लेवल पे हम एजेंट की हेल्प लेते हैं, कंसाइनमेंट जो प्रोसेस है उसकी हेल्प लेते हैं। हम जो कंसाइनी है उसको अपनी गुड्स सेल करने के लिए दे देते हैं। अब आगे वो अपने लेवल पे हमारी गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएगा। और भी बहुत सारे इसके पर्पस होते हैं, दिया हुआ जैसे कि किसी वस्तु के लिए देश विदेश में नए बाजार स्थापित करके वस्तु की बिक्री में वृद्धि करना। हमारे खुद के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद जाएं और वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच ओपन करके अपनी गुड्स के कस्टमर को अट्रैक्ट करें, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते। लेकिन एजेंट का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे जो एजेंट हैं हमारी गुड्स को फ़ॉरेन में जाके सेल करेंगे, तो फ़ॉरेन में भी हमारे लिए हमारी जो गुड्स है उसके लिए मार्केट बनेगा। बहुत सारे प्लेस पे प्राइस डिफरेंट भी होता है। हमारे यहाँ पे कम प्राइस है उसी प्रोडक्ट का, दूसरे प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्राइस हमें मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए भी हम एजेंट का यूज़ कर लेते हैं, कंसाइनमेंट का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक प्राइस ही ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है। हमारे यहाँ पे प्राइस कम है और दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा प्राइस हमें मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उस प्राइस के लिए ही उस दूसरी जगह पर अपनी ब्रांच ओपन करें या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करें। लेकिन हम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, तो फ़ायदा हम एजेंट के थ्रू अपने गुड्स को वहाँ पे सेल करके करवा सकते हैं। किसी स्पेशल प्लेस पे हो सकता है कि उस एजेंट की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हो सकता है कि जो कस्टमर हैं वो हमसे तो इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं, वो हमें इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, हमारे गुड्स को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। बस किसी प्लेस पे उस जो एजेंट है उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हमने तो सिर्फ अपनी जो गुड्स है वो एजेंट को देनी है। एजेंट की रेपुटेशन का यूज़ वहाँ पे हो रहा है, एजेंट की रेपुटेशन का फ़ायदा हमें मिल रहा है डायरेक्ट। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज का काम भी करते हैं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हमें देते हैं, एडवर्टीज़मेंट की फैसिलिटी हमें देते हैं। तो ये सारे काम हमें नहीं करने पड़ते, क्योंकि अगर हम खुद सेल कर रहे हैं तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। बट एजेंट का हमने यूज़ कर लिया, एजेंट को भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन हमें देना पड़ रहा है, बट इन सारे कामों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। नॉर्मली सेल में क्या होगा, ओनरशिप किसके पास में रहेगी, कब किसके पास ट्रांसफ़र होएगी। जो कंसाइनमेंट है ओनरशिप तब तक कंसाइनर के पास रहेगी जब तक कि फाइनल कस्टमर के पास वो गुड्स ना पहुंच जाए, यानी कि जब तक एजेंट उस गुड्स को आगे सेल नहीं कर देता तब तक कंसाइनर के पास ही उसकी ओनरशिप रहेगी। बट सेल में ऐसा नहीं होता। सेल तो क्या होती है, सेल प्रोसेस क्या होती है, हमारे पास कोई गुड्स है, पैसों के बदले में हम दूसरे पर्सन को सेल कर देते हैं। हमें पैसा मिल चुका है तो ओनरशिप हमारे पास से चली गई। अब जो परचेज़र है जिसने हमें पेमेंट करके उस गुड्स को लिया है, ओनरशिप उस पर्सन के पास चली जाएगी। देन रिलेशनशिप और रिस्क। जो रिलेशन है, कंसाइनमेंट जो प्रोसेस रहेगी उसमें तो कंसाइनर और कंसाइनी का रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट का रहेगा। बट अगर हम सेल करते हैं तो वहाँ पे सेलर होता है और दूसरा पर्सन बायर होता है।
रिस्क कौन बियर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ऑनरशिप रहती है वही रिस्क भी बियर करता है। तो कंसाइनमेंट प्रोसेस में तो ऑनरशिप कंसाइनर के पास ही रहती है, प्रेषक के पास ही रहती है, प्रिंसिपल के पास ही रहती है, तो रिस्क भी वही बियर करेगा जब तक उसके पास में ऑनरशिप है। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट सेल करते ही ऑनरशिप परचेजर के पास चली जाती है, तो जिसके पास भी ऑनरशिप है उसी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिस्क भी। उसके बाद है कमीशन। यहाँ पे कमीशन पे किया जाता है। कौन पे करेगा? कंसाइनर पे करेगा, क्योंकि एजेंट ने उसके लिए काम किया है। लेकिन इसमें कोई कमीशन पे नहीं किया जाता। हो सकता है कि कोई डिडक्शन हम दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं, बट उसको कमीशन नहीं बोला जाता। कमीशन तो किसी काम के बदले में दिया जाता है, कोई रेम्यूनरेशन दिया जाता है। यहाँ पे हम किसी को रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे, हम उसको सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं। जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनकी पेमेंट कौन करेगा? जिसके पास ऑनरशिप है, जिसका काम हो रहा है, खर्चों की पेमेंट भी वही करेगा, यानी कि कंसाइनर करेगा। एक बार तो हो सकता है कि जो कंसाइनी है वो खर्चों की पेमेंट कर दे, लेकिन बाद में उन खर्चों की जो फाइनल पेमेंट है वो कंसाइनर से ही ली जाएगी। यहाँ पे सेल के बाद के जो खर्चे हैं वो परचेजर करेगा, जिसके पास से ऑनरशिप है। उसके बाद है परफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस। कंसाइनमेंट प्रोसेस में जब भी कोई गुड्स है वो कंसाइनर से कंसाइनी को भेजी जाएगी, तो एक परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर देता है कंसाइनी को। ये परफॉर्मा इनवॉइस ये प्रूफ नहीं करता कि पेमेंट होनी है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स के बारे में डिटेल दी है। परफॉर्मा इनवॉइस का अगर मीनिंग देखा जाए तो यही होता है कि उसके बदले में हमने पेमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट करने के लिए वो लायबल नहीं है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ गुड्स आई है। वो आगे अगर सेल कर पा रहा है तो पेमेंट वो कंसाइनर को कर देगा, अदरवाइज वो खुद उसको नहीं खरीद रहा, खुद वो उसकी पेमेंट नहीं करता, बट देना पड़ता है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मैक्सिमम प्राइस क्या रखने हैं, मिनिमम प्राइस क्या रखने हैं, उसकी क्वान्टिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मा इनवॉइस दिया जाता है उसकी पेमेंट करने के लिए वो लायबल होगा, जो भी परचेजर है। उसके बाद है डेटर्स। जब तक कोई सेल नहीं हो जाती तब तक वो डेटर नहीं बनता, चाहे वो फुली सेल हो जाए या कोई पार्ट टोटल गुड्स का सेल हो जाए, यानी कि सेल होना ज़रूरी है डेटर बनने के लिए। जब तक कोई भी गुड्स सेल नहीं होती उसको डेटर नहीं माना जाता, क्योंकि उसने खुद उस सामान को परचेज नहीं किया। उसने तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को अपने पास लिया है, अपने पास तब तक वो रखता है जब तक कि आगे वो सेल नहीं हो जाती। जो बंदा परचेज करता है पेमेंट तो वही करता है, डेटर भी वही बनता है। लेकिन यहाँ पे तो कंसाइनी ने सिर्फ गुड्स को अपने पास रखा हुआ है एज ए कस्टोडियन। लेकिन यहाँ पे परचेज़र और सेलर है। परचेज़र ने पेमेंट कर दी है तो डेटर बनता ही नहीं है। लेकिन मान लो कि क्रेडिट पे उसने परचेज करी है तो वो तुरंत सामान के लेते ही डेटर बन जाएगा। उसके बाद है वापसी, रिटर्न ऑफ गुड्स। माल की वापसी हम कर देते हैं, कौन कर देगा? कंसाइनी। अगर कंसाइनी सारे गुड्स को नहीं बेच पाता तो वो गुड्स उससे वापस करनी पड़ती है कंसाइनर को। ऐसा नहीं है कि वो सेल नहीं कर पाया तो खुद अब वो उसकी पेमेंट करेगा। नहीं सेल कर पाया तो वो रिवर्स उसको कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे स्पेशल किसी कंडीशन को छोड़ के कोई भी परचेज़र है गुड्स को वापस नहीं कर सकता। उसके बाद है माल बेचने का अधिकार, राइट टू सेल द गुड्स। जो कंसाइनी है वो अपने नाम से कभी भी, जो एजेंट है वो अपने नाम से कभी भी गुड्स को आगे सेल नहीं करता। उसे किसके नाम का यूज़ करना पड़ता है? कंसाइनर के नाम का, यानी कि प्रिंसिपल के नाम का। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो हमेशा अपने नाम से गुड्स को बेचता है। अगर यहाँ पे कंसाइनमेंट प्रोसेस करते टाइम, यूज़ करते टाइम कोई भी झगड़ा हो जाए, कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए, तो उसकी सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और जो सिंपल सेल प्रोसेस हमारी होती है उसमें वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में सेटलमेंट करी जाएगी।